अब वो इंटरव्यू हुआ था, वो उनके पास किताब थी, तो उन्होंने उसी पे सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया। उन्होंने देखा ये इसने कहाँ से पढ़ा, तो फिर 2 सवाल और पूछे, मैंने उनका दे दिया। तो उन्होंने कहा ये आप कहाँ से, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लिया आपने? मैंने कहा साहब जहाँ से आपने लिए वहीं से मैंने लिए। उसके बाद दूसरी क्वालिटी जो जज की है वो ये है कि उसको दोनों पक्ष को सुनने के बाद में निष्पक्ष भाव से जो है न्याय करने की नीयत से वो सारी परिस्थितियों को समझे और करे। ये हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदावर कोई। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जिनका तारुफ किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, कह सकते हैं हम, जिन्होंने अपनी काबिलियत और अपनी निष्ठा और डिसिप्लिन से एक ऐसा मर्तबा हासिल किया कि उसके लिए उन्होंने, जिसकी बदौलत उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक जुडिशियल सर्विसेज में एक बड़ा नाम हासिल किया, नाम रोशन किया। आज हमारे बीच में पूर्व न्यायाधीश जनाब मोहम्मद हनीफ़ साहब मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानेंगे कि इनका सफ़र कैसा रहा, कैसे इनकी शुरुआत हुई, जुडिशियल सर्विसेज में ये कैसे आए, और फिर आगे की पूरी ज़िंदगी जो उन्होंने गुजारी इसमें और ख़िदमत अंजाम दी, सर्विसेज को अंजाम दिया, किस तरह के अनुभव इनकी ज़िंदगी में पेश आए, इनकी सर्विसेज में पेश आए, आज हम वो जानेंगे। मेरा जन्म 8 जुलाई 1945 को सीकर ज़िले के रसमठ तहसील में एक छोटे से गांव राजास में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा मैंने निजी तौर पे प्राप्त की और उसके बाद मैं जयपुर में आ गया और 1959 में मैंने हाई स्कूल एग्ज़ामिनेशन पास किया। 61 के अंदर इंटरमीडिएट पास किया और 63 के अंदर बीए, और फिर बीए पे प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता क्रम में आने के उपरांत राजस्थान विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में दाखिला लिया। 1965 के अंदर मैंने एमए किया अर्थशास्त्र में और उसके बाद एलएलबी ज्वाइन की मैंने। तो 2 साल की कोर्स था उस टाइम, तो 2 साल के अंदर फिर एलएलबी पास की मैंने और एलएलबी में प्राप्त अंकों के आधार पर मुझे राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति प्राप्त हुई और इसके साथ ही मैं प्राइवेट जो है ट्यूशन के आधार पर भी जो है थोड़ी बहुत आय अर्जित करता था और फिर मैंने एलएलएम जो है प्रथम प्रयास के अंदर राजस्थान विश्वविद्यालय से द्वितीय स्थान प्राप्त करते हुए पास किया और उसी दौरान मेरा जो चयन राजस्थान लेखा सेवा और राजस्थान प्रिंसिपल सेवा, जो कि दोनों प्रिंसिपल स्टेट सर्विसेज थी, उनमें हो गया था। मैंने मेरी प्रथम वरीयता जो है राजस्थान लेखा सेवा के लिए दी थी और उसी के आधार पर मैंने 3 अप्रैल 1970 को राजस्थान प्रशासनिक जो रिपा है एससीएम रिपा, उसके अंदर एज प्रोबेशनर जो है मैंने कार्यभार ग्रहण किया और 1 साल की ट्रेनिंग लेने के बाद में मैंने 13 अप्रैल 1971 को गंगानगर के अंदर लेखा अधिकारी कोषाधिकारी के पद पर कार्य ग्रहण किया। जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था उस दौरान हमारा सभी सर्विसेज का एक फाउंडेशनल कोर्स हुआ, उसका एग्ज़ामिनेशन, और उसके बाद जो हमारा प्रोफेशनल एग्ज़ामिनेशन हुआ उसमें भी आखिरी के अंदर जो ख़त्म होने के पूर्व एक टेस्ट होता था, उसमें भी मैंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वो पास करना बहुत ज़रूरी होता था, वो थोड़ा मुश्किल भी होता था। उसके बाद मैंने जो है 2.5 साल जो है ट्रेजरी ऑफिसर का काम किया। उसके साथ साथ में जो है राजस्थान सरकार के जो वित्त विभाग की ओर से नियुक्त जो है कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर्स होते हैं, उनमें एक डायरेक्टर के रूप में मैंने कार्य किया। और उसके अलावा क्योंकि मैं एलएलएम था उस टाइम, एलएलएम की डिग्री बहुत कम लोगों के पास होती थी, इसलिए एसडी लॉ कॉलेज जो वहाँ पे थी
उनके पास LLM नहीं होने की वजह से जो है उस टाइम के तत्कालीन जो डिस्ट्रिक्ट जज मिलाप सिंह जी जैन थे, वो LLM थे, इसलिए वो भी पढ़ाते थे। और मेरी भी मैं जिला कलेक्टर के माध्यम से राजस्थान सरकार से परमिशन लेने के बाद में मैंने भी वहाँ पे विधि अध्यापन का कार्य किया है। सर, आपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पहले जॉब करी, आपने सर्विसेज करी, फिर आपने विधि क्षेत्र को ही अपना करियर के लिए क्यों चुना, क्या वजह रही इसकी, वो थोड़ा हम जानना चाहेंगे। ऐसा है कि ये एक निजी बात है। वैसे मेरे एक बैचमेट ही थे, शंकर सरोलिया, वहीं थे, वो CO भी थे, मैं TO था, ट्रेजरी ऑफिसर था, वो सर्कल ऑफिसर थे। उनके यहाँ एक दिन खाना खा रहे थे, तो उनकी मिसेज ने कहा कि साहब जो है TO साहब सर्विस तो 2 ही है, RS या RPS। तो मैंने कहा भाभी जी ये तो बड़ी ज़ोरदार बात कह दी आपने। मैंने हमारे वाली क्या है? बोलो नहीं वो ठीक है जी। उसी दिन मेरे एक मतलब जो है वो, हालांकि मेरा जाने का इरादा नहीं था क्योंकि मेरे वहाँ ब्राइट चांसेस थे अगर, लेकिन फिर मैंने वो वैकेंसी निकली थी और चुपचाप मैंने जो है वो एप्लीकेशन दी, किसी को पता नहीं चला। बस परमिशन तो गवर्नमेंट के माध्यम से भेजा था फार्म तो, और फिर उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। तो उस सिलेक्शन के अंदर जो इंटरव्यू लिया था वो जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस बेरी साहब, BP बेरी साहब ने लिया था, जो उस टाइम ही वाज चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट। हाँ, चीफ जस्टिस थे। और दूसरे जज थे PN सिंगल साहब थे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव जज थे, वो भी इंटरव्यू बोर्ड में थे। वो बड़े सख्त जजों में माने जाते थे, बहुत सख्त जजों में माने जाते थे वो, और वो ऑनेस्टी को बहुत परफॉर्मेंस देते थे। उनकी जो है वो थी, सभी जजेस सारे ही देते हैं ऑनेस्टी को, लेकिन वो स्पेशली देते थे। तो एग्ज़ाम वो मेरा इंटरव्यू हुआ। फिर RS कपूर जो चेयरमैन होते थे, तो RS कपूर साहब ने मेरे को इकोनॉमिक्स पूछा, क्योंकि वो अर्थशास्त्र के शायद प्रोफेसर रहे हुए थे। तो वो सवाल पूछा, तो एक उस टाइम किताब निकली थी एक कि भारत के एक डिकेड का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो 500 रुपये की किताब थी। उस ज़माने में 500 रुपये की किताब होना बहुत मायने रखता है। तो मैं बुक्स कॉर्नर है माई रोड पे, अभी भी होगा शायद, वो वहाँ पढ़ने जाता था। तो उस किताब को मैंने करीब करीब सारा पढ़ लिया खड़े रह के। और उस किताब को मैंने आखिरी में सारांश जब रहा, मैं गया तो उनका साहब वो तो किताब ले गई, क्योंकि कौन ले गया? बोले PSC के चेयरमैन थे RS कपूर साहब, वो ले गए। अब वो इंटरव्यू हुआ था, वो उनके पास किताब थी, तो उन्होंने उससे पे सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया। उन्होंने देखा ये इसने कहाँ से पढ़ा, तो फिर 2 सवाल और पूछे, मैंने उनका दे दिया। तो उन्होंने कहा आप कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लिया आपने? मैंने कहा साहब जहाँ से आपने लिए वहीं से मैंने लिए। फिर बाद में क्लैरिटी किया, उन्होंने एक आधा सवाल और पूछा। उसके बाद बेरी साहब ने मेरे से कहा कि मिस्टर हनीफ, आपको 5 साल आपने राजस्थान अकाउंट सर्विस में सेवा कर दी, और 2 साल बाद मतलब 7 साल के बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा, तो आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं? तो मैंने कहा सर ऐसा है, मैं जिस सर्विस में हूँ उससे सेटिस्फाइड हूँ, और मेरे को मतलब मैं चॉइस से उस सर्विस में गया था और मैं सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन मैं इस सर्विस में इसलिए आना चाहता हूँ कि मैंने ये तय कर लिया ज़िंदगी में कि मेरे को ईमानदारी से काम करना है, और इसलिए मेरे को वो सर्विस ज्वाइन करनी चाहिए जहाँ पे ईमानदारी गुण माना जाता है, अवगुण नहीं माना जाता। तो ये इस जवाब के लिए वो बहुत खुश हुए, और बहुत खुश होने के बाद उन्होंने आगे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। फिर दूसरा जो क्वेश्चन जो है उन्होंने कहा, सिंगल साहब से कहा कि आप पूछिए। तो सिंगल साहब ने मेरी जो ACR थी जो 5 साल की, वो देख रखी थी, उनमें सब में वो कॉर्पोरेट हो गया मेरा स्टेटमेंट, ईमानदारी वाला। कॉर्पोरेट होने की वजह से उन्होंने कहा आई नथिंग टू आस्क। एंड उसके बाद में मेरे याकूब साहब थे, वो नए मेंबर बने थे, उन्होंने मेरे से पूछा कि साहब कॉन्फ्रेंसिंग कितने तरह के होते हैं? मेरे साहब ने उनको थोड़ा कहा, मिस्टर याकूब कैंडिडेट का लेवल देखो और क्या सवाल पूछ रहे हो LLB लेवल का, और मेरे को उन्होंने जाने के लिए कह दिया। एज अ जज रहे आप, उसके अंदर आपने 7,000 से ज़्यादा फैसले करवाए, तो ये इतना बड़ा कारनामा कैसे आपने अंजाम दिया? क्योंकि आज हम जानते हैं कि एक पर जज के ऊपर भी काफ़ी सारे कोर्ट केसेस पेंडिंग हैं, एक रेशो बहुत काफ़ी ज़्यादा गैप ज़्यादा है, तो आपने इतना बड़ा कैसे ये अचीवमेंट हासिल किया इतने फैसले करने का? इसका एक क्या है कि रेगुलर कोर्ट्स के ऊपर
केसेस का बर्डन बहुत हो गया, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस बढ़ गई, कानून की जानकारी लोगों में हो गई। कानून की जानकारी होने की वजह से लोग जो है अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गए, इसलिए केसेस करने लग गए। लेकिन उसी अनुरूप जो है वो पोस्टें नहीं बढ़ी, तो धीरे धीरे प्रेगनेंसी बढ़ती रही। और जुडिशल सिस्टम के अंदर जो है ना कुछ डिले इनहेरेंट भी है, कि जैसे किसी ने केस दायर किया, फिर उसके बाद में जो है उसकी तामील होती है, और फिर उसके बाद दूसरी पार्टी तामील होने के बाद में जवाब देती है, तो उस दौरान भी मतलब जो काफ़ी वो तामील के हिसाब से वो टाइम पास होता है। तो कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस। आपने कैसे जल्दी कैसे किया, आप लोग, आपका सिस्टम क्या था? तो अब जैसे कंज्यूमर की आप बात करें, तो कंज्यूमर में भी क्या है कि ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट सिस्टम है, ये मतलब वैकल्पिक, उनको बोझ से कम करने के लिए कंज्यूमर कोर्ट्स भी बने थे। और भी कई कोर्ट्स हैं, जैसे लोक अदालत है, स्थायी लोक अदालत वजह से है, और भी हैं। इसके साथ एक कंज्यूमर कोर्ट भी था। तो उसमें क्या है कि कंज्यूमर कोर्ट में एक एक्ट के अंदर प्रोविज़न है कि आपको जो है वो एक फिक्स पीरियड के अंदर एक फैसला करना है, और वो दैट शुड बी बेस्ड अपॉन द नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसका मतलब दोनों पार्टीज़ को सुनो, दोनों पार्टीज़ के डॉक्यूमेंट को देखो, और उसके बाद बहस सुन के और आप अपना फैसला कर दो। इसलिए रोज़ाना 7-8 5-7 फैसले हो जाते थे। हाँ, इसलिए जो है वो नंबर ज़्यादा हो गया। और आज भी उतने फैसले तो नहीं हो रहे हैं करीब, लेकिन आज क्योंकि उनके पास इनफ्लो ज़्यादा है, तो वो उस इनफ्लो के दृष्टिकोण से जो है वो है, मतलब ऐसा कोई जज नहीं है कंज्यूमर के अंदर जो कि 3-4 फैसले नहीं देता और पर डे। हाँ सर, एक जज भी इंसान होता है, इंसान के साथ उसके जज्बात, सोसाइटी, सब चीज़ें उसके आसपास होती हैं। तो क्या कभी आपने ये चीज़ फेस करी है कि आपके जज्बात आपके डिसीजंस के बीच में आ रहे हों, या अगर एज अ जज वो जज्बात को कैसे साइड में रखता है, उसको नज़र आ रहा कोई चीज़ होती हुई, तो ये जज्बात को कैसे कंट्रोल करते हैं, सोसाइटी के प्रेशर को कैसे कंट्रोल करते हैं जज अपने डिसीजंस लेने में? देखो, ऐसा है कि ये बात बिल्कुल सही है कि रियल जस्टिस और पेपर जस्टिस, लॉ इन एक्शन एंड लॉ इन बुक्स, ये फ़र्क तो हमेशा रहा है, रहेगा। लेकिन क्योंकि जज को एक लॉ के अंदर, कानून के तहत ऐसी इनहेरेंट व्यवस्था है कि वो अपने अनुभव के आधार पे और सारी सर्कमस्टांसेस के आधार के ऊपर जो है वो न्याय कर सकता है। और अगर ईमानदारी से आप काम करो, अगर डेडिकेटेड होकर काम करो, और अगर सारा कोर्ट मैनेजमेंट आपका ऐसा हो कि जिससे कि जो है वो अच्छी जो सारी व्यवस्था हो, तो मोर और लेस आप कानून के नज़दीक फैसले देने में समर्थ होते। सर, अब जो युवा छात्र हैं, नए छात्र हैं, उनको आप विधि क्षेत्र में करियर बनाने के लिए कैसे आप बुलाना चाहेंगे, कैसे क्या कहना चाहेंगे, उनको मोटिवेट कैसे करना चाहेंगे आप? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले जो है कानून जो है सिर्फ एक इस बात के लिए माना जाता था कि या तो आप जज बनेंगे या एडवोकेसी प्रैक्टिस करें। आज जो है ये जो आप जज बनेंगे या एडवोकेट बनेंगे, ये तो है ही। इसके अलावा इतने अपॉर्चुनिटीज, इतने अवसर पैदा हो गए कि जो बहुत ब्राइट जो लड़के और लड़कियां हैं, और वो जैसे नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट हैं, 22 या 23 नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट हैं, जिनका एडमिशन जो है वो कॉम्पिटिटिव कॉमन कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लेट के थ्रू होता है, और उसमें मेरिट के हिसाब से जो है वो कॉलेज, वो जो यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ की भी ग्रेडेशन है। जैसे राजस्थान में है, जैसे जोधपुर के अंदर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, लेकिन जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान वाली जो है जोधपुर में जो है, उसके चांसलर जो है वो चीफ जस्टिस है, और वाइस चांसलर वो ही नियुक्त करते हैं। और इसीलिए जैसे इनिशियली जो है उस जो ये यूनिवर्सिटी बनी थी, उस टाइम कुछ अरसे के लिए मैं भी एक्स ऑफिशियो रजिस्ट्रार रहा था, क्योंकि उस टाइम कोई लगा नहीं था, और चीफ जस्टिस उसके चांसलर थे। तो आज जो है जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर है, उसका
4 या 5वें नंबर पे या चौथे 5वें नंबर पे जो है पूरे इंडिया के अंदर आ रहा है। तो वो डिपेंड करता है प्लेसमेंट के ऊपर। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आखिरी साल से पहले ही आखिरी साल ख़त्म होता है उसी दौरान जो है नेशनल कंपनीज़ या मल्टीनेशनल कंपनीज़ आ जाती हैं और अपने अपने हिसाब से वो इंटरव्यू लेकर और उसके बाद पहले से ही तय कर देती हैं। तो एक लाइन तो ये होगी कि नेशनल कंपनीज़ हैं, इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, कॉरपोरेशंस हैं, ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, ये उनके अपना ले लेते हैं। तो एक लाइन तो ये हो गई। तो इसीलिए जो बहुत ही ब्राइट लड़के होते हैं, बहुत होशियार होते हैं या लड़कियां होती हैं, वो जनरली जुडिशल सर्विस में कम आती हैं। फिर उसके बाद में जैसे क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा अच्छा पैकेज मिल जाता है वहाँ। हालांकि अब तो न्यायपालिका के अंदर भी जो है वो जो स्केल्स हैं और जो सुविधाएँ हैं बहुत बहुत अच्छी कर दी है, बहुत अच्छी कर दी है। तो इसलिए जो है अब अच्छे लोग आ रहे हैं और स्पेशली जो है इसके अंदर क्योंकि जो है वोमेन के लिए 30% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, इस वजह से भी आ रही है। इसके अलावा भी मेरिट भी बहुत आ रही है। जनरल जो है लड़कियों का इस मामले के अंदर जो है इंटेक ज़्यादा है और उसका कारण जो है वो उनका गहनता से अध्ययन करना है और सिंसियरिटी है और वो उनकी वो सारी है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि दूसरी लाइन ये होगी जैसे जुडिशल सर्विस में आ गए आप। और अन्यथा एडवोकेसी जो है वो है ही है। एडवोकेसी में भी बहुत से फील्ड हो गए, अलग अलग फील्ड हैं। मतलब आज ये नहीं है कि एक कॉमन कोर्ट में जाना, तो आप मतलब एमएससीटी के अंदर एक्सपर्ट हो गए, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल का काम करने लग गए, कंज्यूमर कोर्ट के अंदर आप एक्सपर्ट हो गए, वो करने लग गए। इस तरह से जज फैमिली कोर्ट के यहाँ पारिवारिक मामले हैं उनका आप करने लग गए, स्पेशलाइजेशन कर। क्या फ़र्क आया प्रक्रिया में, क्या चेंजेस आया है? कुछ चेंजेस लगता है आपको या वही चीज़ें चल रही हैं? नहीं, चेंजेस तो देखो ऐसा है, ये प्रकृति का नियम है, चेंजेस होते रहते हैं। और बहुत अच्छे मतलब जैसे नया जो सिस्टम है, नया जो रिक्रूटमेंट है वो भी बड़ा अच्छा क्वालिटी का है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये अब एग्ज़ाम जो है वो राजस्थान हाई कोर्ट खुद कंडक्ट करता है। और इसीलिए देखिएगा आप जब रेगुलर जो है नियमित रूप से एग्ज़ाम हो रहे हैं और बड़े अच्छे शानदार ढंग से मतलब वो कंडक्ट हो रहे हैं और कभी भी कोई शिकवा शिकायत नहीं है। जबकि पीएससी के अंदर होते थे तब काफ़ी टाइम लगता था, उसके अंदर 2-3 साल तक एग्ज़ाम नहीं होते थे तो फिर बहुत डिले होते थे, कई बातें थी। लेकिन अब जो है वो कोई स्थिति नहीं है। और हाँ, आजकल जो बिल्कुल शेड्यूल है और उस शेड्यूल के हिसाब से करीब करीब उस शेड्यूल को मेंटेन किया जाता है और उसके बाद जो है बहुत ही अच्छे जो ब्राइट जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। सर, आपके अकॉर्डिंग एक अच्छे जज में क्या क्या गुण होने चाहिए? आपकी क्या राय है इसके अंदर कि क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, आपका सजेशन? ऐसा है कि बेसिक जो चीज़ है वो तो ये है कि ईमान पे कायम रहना चाहिए। क्योंकि अगर बेईमान है तो बेईमान हो गया, और जज जो है वो बेईमान कसाई से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। इसलिए पहली बात जो पहली जज की क्वालिटी है वो तो है ईमानदारी। उसके बाद दूसरी क्वालिटी जो जज की है वो ये है कि उसको दोनों पक्ष को सुनने के बाद में निष्पक्ष भाव से जो है न्याय करने की नीयत से वो सारी परिस्थितियों को समझे और करे। ये क्वालिटी जो है जज के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि उसका कारण ये है कि निष्पक्षता जो है और ईमानदारी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ जो है जो लिटिगेंट्स हैं और या जो गवाही देने आते हैं उन लोगों में जो है वो नैतिकता भी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नैतिकता बिना ओथ जो शपथ है उसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए जो है थोड़ा सा इस मामले में जैसे नैतिकता वाले मामले में हम जो है थोड़ा पीछे चल रहे हैं। तो उसका अभी ये है कि उसका अब सही तरीका है कि जो अच्छे अध्ययन करने के बाद जानकारी देने। कोर्सेज के अंदर मोरल स्टडीज़ का भी परमानेंट होना चाहिए कि मोरल स्टडीज़ भी पढ़ाई जाए टीचर्स के द्वारा भी। एक सोसाइटी तो देती है हमेशा मोरल स्टोरी, लेकिन कोर्सेज में और इन सब में तो है
कोर्सेज में तो नैतिकता के अंदर इसकी कमी है, और इसीलिए जो है वो ओथ लेने के बाद में जैसे झूठ बोल देते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर जज को बड़ी दिक्कत आती है फैसला करने में, और फैसला न्यायपूर्ण फैसला करने में। ये सारी चीज़ों का निचोड़ तो ये है कि आपने काफ़ी अच्छे से वो करा। आखिरी में सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि जब अब आप सेवा से निवृत्त हो चुके हैं, यानी रिटायर्ड हो चुके हैं, तो अब आप सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, अपने लोगों के लिए किस तरह सेवा करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं या करना चाहते हैं? अभी भी आपके एम्बिशंस होंगे, अभी भी आप सोच रहे होंगे कि किस तरह से आपको खिदमत करनी है कौम की और लोगों की, सोसाइटी की, हमारे देश की। तो अब आप कैसे करने की सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग्स हैं आपकी? नहीं, ऐसा है, मैं रिटायर तो जैसे राजस्थान न्यायिक सेवा से राजस्थान उच्चतम न्यायिक सेवा से प्रमुख जिला एवं सेशन न्यायाधीश के पद से 2005 में रिटायर हो गया था, 31 जुलाई 2005। उसके बाद जो है मैं कंज्यूमर में भी रहा। उसके बाद मैंने जो है वो राजस्थान सरकार ने मेरे को राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए मैं नियुक्त कर दिया था, मेंबर, सीनियर मेंबर था मैं। तो वहाँ भी मैंने काम किया 3 साल। और ये जो 50% से ज़्यादा आरक्षण जो दिया गया, 4% आरक्षण जो जैसे गुजर, गाड़िया, लोहार और ये आपके देवासी और गडरिया, इनको दिया गया, वो हमारी रिकमेंडेशन पे दिया गया था। और उसके दौरान ही, उसके साथ ही मैंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से एक कमेटी, हाई लेवल स्टेट लेवल कमेटी बनी थी, जिसमें ये ऑर्गेन्स को जो डोनेट करते हैं, इसके लिए उसमें भी मैंने काम किया है एज मेंबर, जुडिशल मेंबर। और इसके अलावा जो है मैंने राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर जो मीडिएशन सेंटर है, वहाँ भी मीडिएशन सेंटर में मैं जाता रहा हूँ, वहाँ भी काम किया है। और आर्बिट्रेशंस भी मैंने किए हैं। मतलब आप यूँ मान लीजिए कि 75 की मेरी एज होने के बाद में मैंने थोड़ा सा अपने आप को सिर्फ जो है वो गाइड करने के साथ, जैसे नए जो आरजेएस में आने वाले लड़के हैं, उनको गाइड करना, या किसी अच्छी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर, जैसे लॉ के इंस्टीट्यूशंस हैं या अदरवाइज भी जैसे है, वहाँ पे लेक्चर वगैरह देना। और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का ये होती हैं जहाँ पर मेरे लोग बुलाते हैं लेक्चर वेक्चर देने, वहाँ भी मैं जाता हूँ। और वो काम तो मैं आज भी कर रहा हूँ। और इतना ज़रूर है कि भाई जैसे नियमित तौर पे मैं जो है वो काम अब नियमित तौर पे नहीं करता, मेरे हिसाब से टाइम फिक्स करके और उसके हिसाब से मैं करता हूँ।